ओके फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम लोग स्वागत करते हैं आपका फिर से इस वीडियो के सेशन में, जिसमें मैं कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन आगे कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर 1.0 लेकर आ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो मैंने आपको सर्टेन चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी, जैसे आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, उनके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स की मैंने बात की थी। और साथ साथ में हम लोगों ने इंटरफेसेस की बात की थी और कुछ पार्ट हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बात किया था। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से मैं वीडियो सेशन करूंगा, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसकी कुछ और फंक्शनैलिटीज के बारे में भी बताऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और सॉफ्टवेयर 2.0 को कंटिन्यू करके आगे जब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा मैं अभी तक जो डिस्कशन कर चुका हूँ वो डिस्कशन मैं कर चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उनके कुछ लिस्ट, मतलब उसके उनके कुछ एग्जांपल्स के, मतलब उनकी कुछ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। अब मैं कुछ सॉफ्टवेयर के टर्म्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड कई बार क्वेरीज की जाती हैं। ऐसे ही कई टर्म्स आप लोग मैलवेयर के पार्ट पे भी देखोगे। हालांकि अगर एक तरह से देखा जाए तो मैलवेयर के पार्ट पे सबसे ज्यादा टर्म्स हमारे आते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लोग के सामने रखूं तो मैं कह सकता हूं जैसे ईव्स ड्रॉपिंग हो गया, जैसे एडवेयर हो गया। जैसे अगर हम लोग बात करें तो उसमें ईव्स ड्रॉपिंग हुआ, स्पूफिंग हो गया, ठीक है। स्पूलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, स्पूलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग के लिए एक एनेक्चर एक आप लोग के लिए ग्लॉसरी भी बना दूं, ग्लॉसरी टाइप भी बना दूं, जिससे आप लोग को वन लाइनर कुछ टर्म्स मिल जाएं जो इंपॉर्टेंट हो आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं। एक एक करके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसा मैं अभी सॉफ्टवेयर 2.0 के बारे में बता रहा था। अब इसी भी मैं कंटिन्यू करके डिस्कशन कंटिन्यू करता हूं। तो भाई, सॉफ्टवेयर में सबसे पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग जरा कुछ चीजों के बारे में पहले जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसको जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर के बेसिक दो क्लासिफिकेशंस आपके होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों की पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आते हैं और इसके अंदर भी कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आते हैं। इसके बारे में जो एग्जांपल्स की बात है, ये सारी बात हम लोग अभी जब ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो सेशन के एंड में मैंने एक पीपीटी इसी के लिए रखी है कि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि कौन सा एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आता है। तो मैंने एक लिस्ट भी रखी है एग्जाम्पल्स की, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मली हम लोग इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और साथ साथ में यूटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी होता क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सब भी हम लोग ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करके डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जिसमें हम लोग टर्म्स के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। तो भाई, सबसे पहला जो टर्म आप लोग का आता है सॉफ्टवेयर के पार्ट पे, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेरीज होती हैं, कई बार क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो आपके सामने आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फ्रेंड्स देखिए, एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूजर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर हम लोग बात करें तो अगर एक यूजर एक सिस्टम पे वर्क करता है तो वो आपका कहलाता है कौन, सिंगल यूजर, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूजर। इसी तरह से अगर हम बात करें तो भैया अगर बात की जाए मल्टी यूजर की, तो मल्टीपल यूजर्स, मतलब मल्टी यूजर्स का मतलब यहां पर यह है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, एक ही सिस्टम में जब आपके कई यूजर्स एक साथ एक ही सिस्टम पे वर्कआउट करते हैं, दैट इज योर मल्टी यूजर, मतलब मल्टी यूजर्स वो कहलाते हैं, ठीक है। और अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में बात की जाती है तो वो चीज आपकी कहलाती है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सर्टेन हमारे कई एग्जांपल्स होते हैं, वो आप लोग के सामने लिखे भी हुए हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोग को और बताऊं, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है एनओएस। एनओएस का मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बार कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एनओएस, सो दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन शॉर्ट में मैं अगर बहुत साधारण भाषा में आप लोग को समझाना चाहूं तो इतना समझ लो कि भैया सर्वर में भाई दो तरह की चीजों पे हम वर्क करते हैं ना नेटवर्क में, एक सर्वर होता है और एक क्या होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब कौन, आप और हम होते हैं। सर्वर मतलब कौन, सर्वर मतलब वो सर्वर जिससे कोई भी क्लाइंट कनेक्टेड होता है, ठीक है।
क्लाइंट इंडिविजुअली भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सर्वर से कनेक्टेड हो, क्लाइंट भी कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड होता है तो वो पर्टिकुलरली कोई ना कोई डेटा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए या किसी एक पार्ट पे कम्युनिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो वहां पर जो सर्वर होता है, उस सर्वर में हम लोग नॉर्मल जो विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 10 होता है, विंडोज 8 होता है, ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग इंस्टॉल नहीं करते, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते। इनके लिए स्पेसिफिक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग से आते हैं, जिसमें सर्टन आप लोग एग्जांपल्स देख पा रहे हो, जैसे विंडोज एनटी हो गया, विंडोज सर्वर 2003 हो गया, विंडोज सर्वर 2019 हो गया, इसी तरह से विंडोज सर्वर 2008 है, और भी हमारे सर्टन कई एग्जांपल्स हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इन शॉर्ट में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो भाई मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों की अगर बात की जाए तो ये दोनों सेम है, सिमिलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी में हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कशन किया कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो भैया ये हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि पर्टिकुलरली सर्वर में इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्टेन कुछ एग्जांपल्स आप लोग के सामने हैं, केवल इतने एग्जांपल्स नहीं होते, और भी कई तरह के एग्जांपल्स होते हैं और अलग अलग कंपनीज के भी एग्जांपल्स होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे, कुछ और टर्म्स पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसके बाद जो टर्म आपके सामने आता है वो आता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आप लोग इसके नाम से कुछ कुछ चीजें आप समझ पा रहे हो, सिंगल टास्किंग, ठीक है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो आप लोग का कहलाता है क्या, सिंगल टास्क, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंगल टास्क या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक पर्टिकुलर टर्म पे हमारा वर्कआउट करता है। तो भाई ये जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है वो एक टाइम में केवल एक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये एक टाइम में केवल एक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, दैट विल बी डन इन अ सिंगल टास्किंग, वो आपका कहलाता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक टाइम में केवल एक टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने अगर कोई गाना चलाया, जैसे कोई MP3 आपने प्ले कर दिया, ठीक है, तो केवल MP3 चलेगा। अगर आपने किसी तरह का कोई कमांड रन कराया है कि आपको कॉपी करना है, ठीक है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आपको कॉपी करना है, तो आप केवल कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कोई भी कट करना है, कट करके पेस्ट करना है, तो वो भी आप लोग कट करके पेस्ट जो करते हो वो मूव कर सकते हो आप लोग, मतलब इन शॉर्ट में मूव करने का ऑप्शन होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा कहने का मतलब यहां पर एक सिंपल सा है कि एक टाइम में केवल एक ही टास्क इसमें परफॉर्म हो सकता है, और वो नॉर्मली उसी जगह पे परफॉर्म होता है एक टाइम में एक टास्क जहां पर हम लोगों को बात करनी होती है, या हम लोग का जो काम होता है वो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्कआउट कर रहा होता है। किस पे वर्कआउट कर रहा होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आपका वर्कआउट कर रहा होता है। अब जैसे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करूं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो आपका होता है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS की अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो भाई जो MS-DOS होता है ये एक तरह का एग्जाम्पल है आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और इससे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका एक टर्म आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको समझाया मल्टी यूजर के बारे में, जिसमें जो सर्वर होता है उस सर्वर में हम लोग इंस्टॉल करते हैं एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट इज योर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, एक टाइम में हम केवल एक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके लिए जो सर्टेन एग्जांपल है दैट इज योर MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे हम लोग एक तरह से बोले तो कमांड प्रॉम्प्ट पे, मतलब पूरी तरह से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे ही वर्क कर पाते हैं। आप लोग अगर इसको अपने विंडोज के सॉफ्टवेयर में अगर आप देखना चाहो तो विंडोज के सॉफ्टवेयर में वहां पर एक रन प्रॉम्प्ट आता है, रन पे आप जैसे क्लिक करते हो आपके सामने एक तरह का प्रॉम्प्ट ओपन होता है, उस प्रॉम्प्ट में आप लोग कमांड डाल के किसी भी तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह का कोई भी सर्टेन चीज आप ओपन कर सकते हो अगर आपको उसका कमांड मालूम है। तो अगर उस जगह पे आपने CMD लिख दिया, मतलब उस रन प्रॉम्प्ट में आपने CMD लिखा, तो कुछ इस तरह की ब्लैक स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है असल में ये आपका MS-DOS का ही पार्ट होती है, मतलब ये एक तरह का MS-DOS ही आपका, और इस पे जो भी काम होगा वो कमांड के बिहाफ पे हो पाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमांड के बिहाफ पे होने वाला सारा काम सिंगल टास्किंग होता है, लेकिन MS-DOS में ये काम जरूर
होता है, ठीक है। दैट इज योर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। दैट इज योर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, एमएस डॉस हो गया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एमएस डॉस। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई जैसे हमारा एक सिंगल टास्किंग पे वर्क किया करता था, ठीक है, एक हमारा किस पे वर्क करता था, सिंगल टास्क पे वर्क किया करता था, अब ये वर्क करता है आपका मल्टी टास्क पे। मतलब कहने का ये है कि इसमें कोई एक टास्क नहीं परफॉर्म होती, एक ही टाइम में कई टास्क एक साथ परफॉर्म होती है। जैसे अगर मान लिया किसी ने क्या कहते हैं, जैसे इसमें आप लोग अगर देख पा रहे हो तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। टास्क 1 यहां पर क्या दे रखा है, जिसमें आपने www ओपन किया। टास्क 2 क्या आपने दे रखा है, जिसमें आपने म्यूजिक आपने ओपन किया। टास्क 3 क्या दे रखा है, जिसमें आपने मेल आपने ओपन कर रखा है, ठीक है। टास्क 4 क्या दे रखा है, एंटीवायरस में आपने स्कैनिंग लगा रखी है। इसके अलावा और भी कई टास्क आप एक साथ चला सकते हो। आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने टास्क एक साथ चला सकते हो। आप कई टास्क एक साथ चला सकते हो, टोटली ऑल आप पे डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, आप देख पा रहे हो www, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट आपने चला दिया यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, MP3 आपने चला दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप मेल भी सेंड कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप मेल भी सेंड कर रहे हो, ठीक है। मतलब यानी जीमेल आईडी ओपन किया आपने और मेल आपने मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया आपने यहाँ पे। उसके साथ साथ आपने क्या किया, एंटीवायरस को आपने ओपन किया। एंटीवायरस जब आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने स्कैनिंग लगा दिया। तो भाई ये सारे काम आपके कौन कर पाते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ये होते हैं, जिसमें सर्टेन कई अलग अलग एग्जांपल है। जैसे आप देख सकते हो विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, ठीक है। विंडोज के एग्जांपल नहीं, मैक ओएस भी इसके अंतर्गत आता है आपका। मैक ओएस जो मैकिंटोश ओएस होता है, जो कि एप्पल कॉर्पोरेशन का आपका होता है। इसके अलावा आपका जो एंड्रॉइड है, ठीक है, एंड्रॉइड भी इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। फ्रेंड्स एक बात समझो, आज के टाइम पे लगभग सारे के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब के सब हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काउंटेबल किए जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो के सेशन में बताया था, जिसमें मैंने आप लोग को GUI और CUI के बारे में बताया था। अब इस पॉइंट पे यहां पर आकर मैंने आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग उनमें से एक पॉइंट आपका हो सकता है। अच्छा एक चीज और, मैं आप लोग को एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहता हूं इस जगह पे, जरा समझिएगा। ये हो सकता है कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हों, लेकिन मैं इस पार्ट पे जरूर बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे विंडोज XP लिखा हुआ है, अभी हम लोग एक एग्जांपल और देख रहे थे, अगर आपने गौर किया हो, विंडोज NT हम लोग देख रहे थे, ठीक है। एक और हमारा एग्जाम्पल होता है विंडोज ME। क्या होता है, विंडोज ME। तो भाई विंडोज XP जो होता है, XP में XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। विंडोज XP में XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, ये XP स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से विंडोज NT में NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी, ये आपकी होती है न्यू टेक्नोलॉजी। और इसके बाद फिर आता है विंडोज ME। ME में ME स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन, मिलेनियम एडिशन, दैट इज योर मिलेनियम एडिशन, ठीक है। मिलेनियम एडिशन, दैट इज योर मिलेनियम एडिशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस करते हैं, ये आपका हो गया विंडोज XP, विंडोज NT एंड विंडोज ME, ठीक है। मिलेनियम एडिशन है उसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं। ये मेरे एक दिमाग में एक चीज आई तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो भाई सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग ये आपका होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक टाइम में कई टास्क तो मल्टीटास्किंग, और एक टाइम में केवल एक टास्क, मतलब एक टाइम में मतलब एक एट द सेम टाइम आप केवल एक टास्क परफॉर्म कर सको, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और जब आप एक टाइम में आप कई टास्क एक साथ परफॉर्म कर सको, तो वो आपका क्या हो जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। इसमें कुछ सर्टेन एग्जांपल्स है। विंडोज XP में XP इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, विंडोज NT में NT इज कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज ME में ME इज कॉल्ड मिलेनियम एडिशन, ठीक है, जिसको हम लोग मिलेनियम एडिशन भी बोलते हैं, और मिलेनियम भी इसे बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है आपका सॉफ्टवेयर टर्म्स। यहाँ पे दो तरह के बेसिक टर्म्स आते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। पहली बात तो मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं, सॉफ्टवेयर के टर्म्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर हम लोग एग्जाम्पल को लेते हुए नहीं चले कि हम केवल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि हम केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम लोग सॉफ्टवेयर के टर्म्स की डिस्कशन कर रहे हैं। अब सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि अगर ये पॉइंट क्लियर होता ना तो और भी बहुत सी चीजें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अब सुनिएगा,
हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, देखिए एक टाइम में मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो, अब यहां पर पेड और नॉट पेड की बात नहीं है, यहां पर केवल यूज करने की बात है। आपने पेमेंट कितना दिया, आपको पेमेंट देना है कि नहीं देना है, आप पेमेंट अभी नहीं दोगे बाद में दोगे, ये सब चीजें इसमें काउंटेबल नहीं है हॉरिजॉन्टल में। इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का केवल यहां पर यह है, क्या ये सबके लिए बना हुआ है? अगर माइक्रोसॉफ्ट ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आइदर वो डॉक्टर हो, आइदर वो इंजीनियर हो, आइदर वो पुलिसमैन हो, आर्मी मैन हो, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। भाई हॉरिजॉन्टल जब हम लोग अगर क्या कहते हैं टेबल के फॉर्मेट में देखें तो कैसा होता है हॉरिजॉन्टल? कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि पैरेलल, सभी के लिए बराबर समान, ठीक है। अब आता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस तो एक सर्टेन एग्जांपल है, इसके अलावा एडोब फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, भाई जितने भी हैं। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे सर टैली तो केवल अकाउंट्स वाले यूज करते हैं, भैया अकाउंट्स वाले उसकी जानकारी रखते हैं, दैट्स वाई वो लोग यूज करते हैं। ऐसा कि नहीं है कि अगर आप यूज करना चाहो तो आप यूज ना कर सको, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूं, दुनिया का कोई भी इंसान टैली यूज कर सकता है अगर वो टैली को चलाने की काबिलियत रखता है तो, ठीक है। मतलब उससे फर्क नहीं है कि मतलब अकाउंट्स का ही बंदा आपका होना पड़ेगा तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर कहलाता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, अब जैसे जैसे कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी, वर्टिकल सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, ये कॉलम बिहाफ पे आपका वर्कआउट करता है, वर्टिकल, ठीक है। एक क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक क्या हो गया वर्टिकल, वर्टिकल सॉफ्टवेयर। अब ये वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? वर्टिकल सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेवलप होता है पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, इसको डेवलप किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडिविजुअल के लिए से क्या कहते हैं डेवलप किया जाता है। तो भाई जब पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए किसी चीज को डेवलप की जाती है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पेसिफिक वही पर्सन इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं एक सर्टेन एग्जांपल की बात करूं तो आप लोग अगर देखो तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फिनाइकल के बारे में लिखा हुआ। फिनाइकल के बारे में भाई यहां पे बैठा हुआ मतलब जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि फिनाइकल जो हमारा इस्तेमाल होता है वो बैंक में इस्तेमाल किया जाता है, और बैंक में भी स्पेसिफिक कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब स्पेसिफिक मतलब जितने भी लोग बैंक में वर्क करते हैं वो सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सीबीएस पे वर्क करता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन पे वर्क करता है, वो सब के सब इस सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। लेकिन बैंक से बाहर का कोई आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि अब ये पर्टिकुलरली वही इस्तेमाल कर सकता है जो पर्टिकुलर बैंक में काम करता है या उसी बैंक में काम करता है। तो भाई यहां पर अगर एक तरह से देखा जाए तो इंडिविजुअली कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। फिनाइकल मैं आपको बता दूं इन्फोसिस के द्वारा डिजाइन किया गया था, और ये इन्फोसिस ने केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर के लिए ही ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था, ठीक है। तो भाई स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिक किसी कह सकते हैं किसी कैटेगरी के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, तो वो हमारा कहलाता है क्या, वर्टिकल सॉफ्टवेयर। अब यहां पर आप लोग सोचोगे सर ये एमआईबीएस क्या है? भाई एमआईबीएस ये हम लोग का सॉफ्टवेयर है, मतलब महिंद्राज का सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग महिंद्राज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो ये महिंद्राज का जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये पर्टिकुलरली आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास रोल नंबर आता है ना, तो रोल नंबर किसके थ्रू डिजाइन, मतलब किसके थ्रू आता है, वो रोल नंबर उसी सॉफ्टवेयर से निकल के आता है आपके पास, ठीक है। तो वो ये एमआईबीएस वाला जो सॉफ्टवेयर है वो महिंद्राज का ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है, कोई और अलग से इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई और अगर कहे कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं तो बिल्कुल नहीं, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दैट इज योर एमआईबीएस, महिंद्राज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सोल्यूशन। और ये क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सॉफ्टवेयर। ये आपका वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है और ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर जो चीज होती है आपकी, वो सॉफ्टवेयर आपका एमएस ऑफिस जैसे हम लोग बात करें तो वो होता है। वर्टिकल सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, फिनाइकल होता है और एमआईबीएस होता है, दैट इज योर फिनाइकल एंड एमआईबीएस। तो फ्रेंड्स ये है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सॉफ्टवेयर। तो मैंने एक बेसिक टर्म की आप लोगों से बात की कि भाई एक हमारा हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हो गया, एक हमारा वर्टिकल सॉफ्टवेयर हो गया। इससे पहले मैंने कुछ और टर्म्स की आप लोगों से बात की,
मैं एक बार और एग्जांपल, मतलब एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सभी यूजर्स के लिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सॉफ्टवेयर जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाती है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सॉफ्टवेयर, वो आपका कहलाता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल सॉफ्टवेयर। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बात करना शुरू करते हैं। तो भाई ये तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट जो अब हमारा आता है एप्लीकेशन सूट। देखो बहुत बढ़िया चीज यहां पर आई है, एप्लीकेशन सूट। पहली बात तो समझो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग समझ ही चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, ठीक है। एप्लीकेशन सूट ये जो टर्म है ना, ये आपके सामने एग्जाम्पल भी यहां पर MS ऑफिस ही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है MS ऑफिस। क्यों है? क्योंकि MS ऑफिस में हम लोग एक तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग MS वर्ड बोलते हैं। हम लोग स्प्रेडशीट से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग MS एक्सेल बोलते हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग MS पावर पॉइंट बोलते हैं। हम लोग यहां पर डेटाबेस से भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग MS एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल क्लाइंट सर्विस से भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, MS आउटलुक। इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, जैसे ग्रूव हो गया, इन्फोपाथ हो गया, पब्लिशर हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, विजियो हो गया, और भी कई चीजें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, कुछ तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बिहाफ पे पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, जिनमें से एक है शेयर पॉइंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो भाई एक्सेल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये प्ले किस चीज के लिए करती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने होते हैं, भाई इसकी भी एक लिमिट है। हम लोग जानते हैं, जैसा कि अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, कि MS एक्सेल में जो हमारे रोज एंड कॉलम्स होती हैं उसकी एक लिमिट होती है। तो वो जो लिमिट होती है, वो लिमिट तक भी हम लोग को परफेक्ट कैलकुलेशन अगर करना हो तो हम लोग इससे कर सकते हैं। इसके सर्टेन कई तरह के इसके आपके फॉर्मूलाज होते हैं, कई अलग तरह के हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस की अगर बात की जाए तो फंक्शंस को हम लोग फॉर्मूलाज में इनबिल्ट करके जो इस्तेमाल करते हैं वही हमारा ये वर्कआउट कर पाता है, ठीक है। तो सर्टेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, MS वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या आता है आपका, दैट इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से होता है। MS एक्सेल की अगर बात की जाए, ये आपका वर्कआउट करता है स्प्रेडशीट के पर्पज से, स्प्रेडशीट के पर्पज से। इसी तरह से MS पावर पॉइंट की अगर बात की जाए, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन के पर्पज से। MS एक्सेस की अगर बात की जाए तो ये आपका वर्कआउट करता है डेटाबेस के पर्पज से। MS आउटलुक की अगर बात की जाए तो ये आपका वर्कआउट करता है ईमेल क्लाइंट सर्विस के पर्पज से। ईमेल क्लाइंट सर्विस के पर्पज से। तो फ्रेंड्स, ये आपका होता क्या है, सर्टेन ये किसी एक जगह पे वर्कआउट नहीं करता है, ये कई जगहों पे वर्कआउट करता है आपका, ठीक है। दैट इज योर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड MS आउटलुक। ये डिफरेंट पार्ट पे होता है। MS वर्ड पे होता है, MS एक्सेल पे होता है, MS पावर पॉइंट पे होता है, MS एक्सेस पे होता है, MS आउटलुक पे होता है। जिसमें मतलब यानी इन शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग के सामने क्या आ रहा है, ये MS ऑफिस आ रहा है। और MS ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर अलग अलग ट्रेड्स आ रहे हैं आपके। डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग ट्रेड आ रहा है, वो MS वर्ड है। एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट के लिए है, प्रेजेंटेशन के लिए हमारा पावर पॉइंट है, डेटाबेस के लिए हमारा MS एक्सेल है, ठीक है। आउटलुक के लिए हमारा ईमेल क्लाइंट सर्विस है। ईमेल क्लाइंट क्या चीज होती है, हो सकता है कुछ लोग ये समझ ना पा रहे हैं, तो मैं उनको पहले थोड़ा सा समझा दूं। भाई आपका जो ईमेल आईडीज होती है ना, ईमेल आईडीज, उनको इन तरह के सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, आपके पास अब एक सॉफ्टवेयर ऐसा मौजूद होता है जिसके थ्रू आप लोग पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो मेल क्लाइंट को। मेल क्लाइंट को मैनेज करने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी चीज आपके पास उस ईमेल पे आ रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको इस पे भी शो होंगी, वो भी 24 घंटे आप देख सकते हो। भाई ईमेल वाले को तो आप तभी देख सकते हो जब वो आप ऑनलाइन होगे, लेकिन इसको आप लोग ऑफलाइन भी देख सकते हो। लेकिन अगर कुछ अपडेशन होगा आपके मेल में, जैसे कोई मेल आती है नहीं, तो उसके लिए इसको भी ऑनलाइन होना पड़ेगा, तभी ये पर्टिकुलरली वर्कआउट आपका कर पाता है। दैट इज योर MS आउटलुक, जो कि पार्ट है किसका, MS ऑफिस का।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमारा हो गया क्या, एप्लीकेशन सूट। अब एप्लीकेशन सूट के सामने आपका एग्जांपल क्या आ गया, एमएस ऑफिस इज द एग्जांपल। एमएस ऑफिस एक परफेक्ट एग्जांपल है। यानी कि कई ट्रेड्स, यानी कह सकते हैं कई तरह के वर्किंग करने वाले सॉफ्टवेयर जब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो वही हमारा कहलाता है क्या, एप्लीकेशन सूट्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं एप्लीकेशन सूट के बारे में, तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में या इस टर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शायद ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये टर्म कई बार एग्जामिनेशन में पुटअप किया गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए, मैं आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं, इसके लिए आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी, और वो जानना पड़ेगा आपको सोर्स कोड क्या चीज होती है। व्हाट इज सोर्स कोड? देखो फ्रेंड्स, अगर ये समझ में आ गया ना सोर्स कोड क्या होता है, तो फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा या बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, सोर्स कोड की अगर हम बात करें तो सोर्स कोड क्या चीज होती है। सोर्स कोड आपका स्पेसिफिक एक ऐसा मतलब इन शॉर्ट में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो उबंटू है, भाई उबंटू क्या है हमारा, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। भाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाया, हवा में तो बनाया नहीं गया है, तो इसको भी बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल, मतलब यूजर, अगर यूजर की अगर बात की जाए या क्लाइंट की अगर बात की जाए, क्लाइंट नहीं यूजर की बात करते हैं। यूजर मतलब वो जो जिसने उबंटू बनाया है, यहाँ पर यूजर की बात वो नहीं है कि मतलब उबंटू जो यूज कर रहा है, यूज करने वाला यूजर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत टर्म ले लिया है, यूजर टर्म नहीं आएगा यहाँ पे। मैं इस पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सोर्स कोड की हम बात करने जा रहे हैं, और यहां पर यूजर टर्म नहीं आएगा, यहां पर टर्म आएगा डेवलपर। उबंटू को, ठीक है, किसी ना किसी ने डेवलप किया होगा, यानी वो डेवलपर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, आपका डेवलपर होगा, दैट इज योर डेवलपर। हाँ भाई, तो यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। भाई डेवलपर की स्पेलिंग ज़रा थोड़ा ढंग से मैं लिख दूं ताकि आप लोग को चीज़ समझ में तो आए क्या लिखा है। तो भाई डेवलपर की यहाँ पर जो स्पेलिंग होगी वो होगी दिस वन, ठीक है। अच्छा, उबंटू को जिस किसी ने भी डेवलप किया है, उस डेवलपर ने इसको डेवलप करने के लिए क्या किया होगा, कोडिंग की होगी, ठीक है। क्या की होगी, कोडिंग की होगी। अब इसके लिए इसने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया होगा। वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसने इस्तेमाल की है, वो एक अलग पार्ट है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है इस वर्ड से, और वो वर्ड है आपका कोडिंग, ठीक है। बस यही जो कोडिंग की जाती है एक डेवलपर के द्वारा, बस वही आपकी कहलाती है क्या, सोर्स कोड, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। जब भी कोई डेवलपर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग करता है, तो बस वही कोडिंग आपकी कहलाती है क्या, सोर्स कोड, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। वो सोर्स कोड आपका कहलाता है। अब फ्रेंड्स, अगर इतनी चीज क्लियर हो गई है कि सोर्स कोड क्या होता है, तो अब ओपन सोर्स समझने में समय नहीं लगेगा, समझिएगा भाई। बट ऑब्वियस ही बात है कि सोर्स कोड के द्वारा ही किसी भी तरह की कोई भी डिजाइनिंग की जाती है, किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट किया जाता है, किसी ना किसी तरह का। अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर का डेवलप करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो हम लोग जो डेवलप करते हैं, वो हम लोग डेवलप इसी कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, यानी सोर्स कोड के थ्रू। तो ये जो सोर्स कोड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेवलप कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो यही सोर्स कोड, अगर मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर का, मतलब मान लो ये जो कोडिंग है, जैसे उबंटू की अगर बात की जाए, डेवलपर ने इसको कोड किया था, कोडिंग की थी। अब अगर मान लो क्या कहते हैं कोडिंग, ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग बाहर थर्ड पार्टी, मतलब किसी एक्स पर्सन को अवेलेबल हो जाए एडिट करने के लिए ये कोडिंग, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि सोर्स कोड आपका एडिट करने के राइट्स देता हो, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सोर्स कोड एडिट करने के राइट्स देता हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है कि आप इसमें सोर्स कोड एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद खुद मतलब उसको आप डेवलप कर सकते हो, मतलब कोई और सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हो और उसको फिर मार्केट में बेच भी सकते हो, ठीक है। ये पूरी तरह से छूट देता है आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है एडिट करने के लिए इस पार्ट पर, किस पे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे।
और इसके सर्टेन कई एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल्स आप लोग देख ही रहे हो, लाइनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, एंड्रॉयड, जी हाँ एंड्रॉयड भी आपका किसके एग्जाम्पल में आता है, लाइनक्स के एग्जाम्पल में ही, सॉरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में ही आता है। इसके अलावा आपका अपाचे, ओपन ऑफिस, ओपन, आप लोगों ने एमएस वर्ड सुना होगा, एमएस ऑफिस सुना होगा, अपाचे का एक ओपन ऑफिस आता है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सोर्स कोड जब फ्रीली अवेलेबल हो एडिट करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सर्टेन एग्जांपल्स आप लोग के सामने हैं और यही आपका कहलाता है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ सर्टेन एग्जांपल्स जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, यूनिक्स लाइनक्स तो होता ही होता है, उसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। तो भाई ये आपका कहलाता है क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चले फ्रेंड्स, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की है तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमें इसकी बात तो करनी पड़ेगी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की। देखिए आधा काम तो जब मैंने आपको ओपन सोर्स में सोर्स कोड के बारे में बताया उसमें कंप्लीट हो गया, उसमें हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आधा काम क्या बच रहा है हमारा, आधा काम ये बच रहा है कि भैया ये समझाना क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में हम लोग, अब जैसे कि ओपन सोर्स में क्या होता है, सोर्स कोड को हम एडिट कर सकते हैं, शायद क्लोज सोर्स में बताने की जरूरत भी नहीं है। क्लोज सोर्स में क्या होगा भैया, ओपन में ओपन है सोर्स कोड, क्लोज सोर्स में क्या होगा, क्लोज्ड होगा सोर्स कोड। यानी शॉर्ट में अगर सोर्स कोड आपका एडिट हो सकता है तो वो आपका होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, और सोर्स कोड अगर आपका एडिट नहीं हो सकता है, यानी कि एडिट आप नहीं कर सकते सोर्स कोड को, तो वो आपका कहलाता है क्या, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इनके जो सोर्स कोड होते हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसका जो नाम होता है, मतलब एक और नाम से अगर हम लोग जानना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर। ये हमारे प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। These all are known as proprietary software। इनकी अगर बात की जाए तो इनके सोर्स कोड को एडिट करने की परमिशन ये नहीं देता है। अब देखो फिर बाकी तो फिर तुम अगर कुछ कर लो, किसी तरह का कुछ जुगाड़ बना लो, तो वो सब करो तो वो इलीगल है। ठीक है, लेकिन ओपन सोर्स लीगली आपसे कहता है कि आप सोर्स कोड एडिट करो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो तो आप बना लो और खुद उसके मालिक हो जाओ। दैट इज योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है कि भैया हम राइट्स नहीं देते हैं कि आप हमारे सोर्स कोड को एडिट करो। ठीक है, हम ये राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें सर्टेन कई एग्जांपल्स आपके आते हैं, जैसे आपका एक एग्जांपल आता है विंडोज आता है, मैक ओएस आता है, इसी तरह से आईओएस आता है, विंडोज के सारे एग्जांपल आपके इसमें आते हैं। दीज ऑल आर प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर, जिनके सोर्स कोड एडिट करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट इज योर व्हाट, प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर, जिसे हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब जो टर्म्स आने वाले हैं वो बहुत ही आसान है और एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। तो भाई अब आता है आपके सामने ये तीन टर्म्स। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जैसा अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई हम लोगों ने ओपन सोर्स के बारे में बात की थी, फिर हम लोगों ने क्लोज सोर्स के बारे में बात की। अब हम लोग जिस सॉफ्टवेयर टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपका फ्रीवेयर, फर्मवेयर और शेयरवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों के तीनों टर्म्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीवेयर के बारे में। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए ना कभी हमने किसी तरह का कोई अमाउंट दिया है और ना कभी भी हमें किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट देना है आगे आने वाले समय में। वो आपका होता है फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर। देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग नॉर्मली कैटेगरीज नहीं रखते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे मैंने गूगल क्रोम अगर लिखा है तो गूगल क्रोम आपका फ्रीवेयर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई और वेब ब्राउजर भी आपका फ्रीवेयर हो ही। मतलब कहने का यहां पर यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसी कैटेगरी का कोई और सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर के एग्जाम्पल में ना आए, वो शेयरवेयर के एग्जाम्पल में आए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी
हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भाई, गूगल क्रोम होता है, लिब्रे ऑफिस होता है, फॉक्सेट रीडर होते हैं, ये टोटल और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आप लोग का नहीं लगता है। आप इसे चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जैसे लिब्रे ऑफिस अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ना तो कोई की लगेगी, ना आपको क्रैक वर्जन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। फॉक्सेट रीडर में भी सेम होता है। गूगल क्रोम तो खैर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी वेब ब्राउजर्स होते हैं नॉर्मली, वो सब के सब हमारे किस में आते हैं, फ्रीवेयर के ही कैटेगरी में आते हैं। सो दीज ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर। तो भाई वो हो गया आपका क्या, फ्रीवेयर। फ्रेंड्स, फर्मवेयर को जरा 2 मिनट के लिए मैं रोकता हूं, मैं पहले जरा बात कर लेता हूं शेयरवेयर के बारे में। देखो फ्रेंड्स, एक शब्द में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक शब्द में मैं शेयरवेयर पूरा का पूरा डिफाइन कर सकता हूं, और वो एक शब्द है ट्रायल बेसिस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होता है, और उसके बाद वो हमसे अमाउंट मांगना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो हमसे क्या करना स्टार्ट कर देता है, अमाउंट मांगना स्टार्ट कर देता है। वो हमारा कहलाता है क्या, शेयरवेयर। दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। तो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमसे मतलब एक अमाउंट मांगा जाता है, एक अमाउंट होता है, और वो लिमिटेड टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है, सॉरी, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो लिमिटेड टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है वो हमसे अमाउंट मांगना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, शेयरवेयर। दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, शेयरवेयर भी होता है आपका ये, और शेयरवेयर के अलावा इसको हम लोग नैगवेयर भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज नैगवेयर। नैगवेयर के अलावा अगर हम लोग बोलें तो हम लोग इसको ट्रायल वेयर भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायल वेयर। इसके अलावा अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसे हम लोग डेमो वेयर भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेमो वेयर। तो भाई नैगवेयर भी होता है, ट्रायल वेयर भी होता है, और डेमो वेयर भी आपका होता है। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो शेयरवेयर आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। शेयरवेयर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि पे नहीं किया जाता। अगर हम लोग शेयरवेयर की अगर बात करें, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज ऑन अ ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट। मतलब आपको अगर जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्रायल का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, और जब आपको समझ में आ गया, आपको लगा यार ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, इसका हम प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, तब वो आपसे पैसा मांगना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज योर शेयरवेयर। ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल भाई एंटीवायरस होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एंटीवायरस में आप देखेंगे कि जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके, सब के सब आपके शेयरवेयर होते हैं। पहले वो दिखाते हैं कि भैया देखो हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है, और उसके बाद फिर वो पेमेंट मांगते हैं। उसमें फिर वो मतलब 1 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, कुछ लोग का, कई लोगों का ऐसा भी होता है 2-2, 3-3, 4-4 महीने का भी सब्सक्रिप्शन होता है। कुछ लोग होते हैं जिन लोग का 2-2, 3-3, 4-4 महीने का भी सब्सक्रिप्शन होता है। सो दैट इज नोन एज शेयरवेयर। वो आपका कहलाता है शेयरवेयर, जो कि ट्रायल बेसिस पे आपका वर्कआउट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल एंटीवायरस, आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज योर एंटीवायरस। तो भाई पहला क्या हो गया, दैट इज योर फ्रीवेयर। दूसरा आपका क्या आया, शेयरवेयर टर्म आया। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ टर्म्स के बारे में और बातचीत की थी, और शेयरवेयर को ही हम लोग नैगवेयर, ट्रायलवेयर और डेमोवेयर भी कहते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं फर्मवेयर की। फर्मवेयर फ्रेंड्स, पहले तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने मेमोरी में आपको एक टर्म बताया था, रोम चिप। क्या बताया था, रोम चिप बताया था। ये जो रोम चिप होती है बेसिकली, अगर आप लोग को याद हो थोड़ा सा, मैंने आप लोग को बताया था कि भाई कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक पावर बटन दे रखा होता है, उस पावर बटन को बस खाली हम प्रेस करेंगे, जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो ऑन होती है हमारे सामने डिस्प्ले आ जाता है, प्रॉपर वे में डिस्प्ले आ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब केवल इतना था, कहने का मकसद केवल इतना था कि ये जो फर्मवेयर होते हैं आपके, जितने भी फर्मवेयर होते हैं आप लोग के, ये फर्मवेयर का बेसिकली काम ही यही होता है। मतलब इन शॉर्ट में एक चिप के अंदर प्रोग्रामिंग अगर कर दी जाए तो बस वही आपका फर्मवेयर कहलाता है। ठीक है, चिप के अंदर
अब ये चिप आपका किसी भी तरह का होता है, यानी पीसीबी में अगर जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं कह सकते, एम्बेडेड जो वर्क होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का जो वर्क होता है वो कुछ फर्मवेयर की तरह ही होता है। इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल अगर आप लोगों को बताऊं तो भाई फर्मवेयर का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं बायोस इन रॉम चिप। बायोस इन रॉम चिप ये आपका वर्कआउट करता है क्या, फर्मवेयर, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, वो आपका फर्मवेयर कहलाता है। बायोस यहां पर क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, जो कि एक तरह का प्रोग्राम है जो कि इंस्टॉल है किसके अंदर, रोम के अंदर। तो रोम के अंदर प्रोग्रामिंग जो की गई है वो बायोस की गई है, एक एम्बेडेड सिस्टम की तरह है, ये आपका वर्कआउट कर रहा है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, आपका फर्मवेयर का परफेक्ट एग्जांपल है। अगर मैं एक लाइन में फर्मवेयर के बारे में बोलूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। नाउ द एग्जांपल इज वेयर हार्डवेयर इज रोम चिप एंड द सॉफ्टवेयर इज बायोस, या कह सकते हैं हम लोग द प्रोग्राम इज बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फ्रेंड्स मैंने डिस्कशन किया फ्रीवेयर, फर्मवेयर एंड शेयरवेयर। एक बार फिर से, फ्रीवेयर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर इट इज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इन हार्डवेयर, ठीक है। अब वो पीसीबी होता है आपका जो हार्डवेयर होता है, तो इन शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग वो बायोस इन रोम चिप इसका परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, दैट इज योर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और फिर आपका आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर की अगर बात करें तो ये आपका वर्कआउट करता है ट्रायल बेसिस पे, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे हम लोग इसका वर्कआउट करते हैं बिफोर पेइंग फॉर इट, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे ये आपका वर्कआउट करता है। जिसका एग्जांपल जो आप लोग का होता है वो आपका क्या होता है, एंटीवायरस, इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा। और शेयरवेयर की अगर हम बात करें तो शेयरवेयर को ही हम लोग बोलते हैं नैगवेयर, ट्रायलवेयर एंड डेमोवेयर, इस नाम से भी जाना जाता है शेयरवेयर को। चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया फ्रीवेयर, फर्मवेयर और शेयरवेयर। अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज योर यूला। देखो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो, मतलब आप सभी लोगों ने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कभी ना कभी इंस्टॉल जरूर किया होगा। ऐसा कोई भी पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने कभी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा। मैं ये पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसकी बहुत बड़ी वजह क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो जो सॉफ्टवेयर जब भी आप इंस्टॉल करते हो, तो आप जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वहां पर एक टर्म आता है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस जब भी आप लोग आई एक्सेप्ट करके आगे कंटिन्यू करते हो तभी वो आपका वर्कआउट आगे कंटिन्यू कर सकता है। यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की अगर बात की जाए तो ये आपका यूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। यानी जो वो एग्रीमेंट टाइप का आप लोग देखते हो जिसको आप लोग आई एक्सेप्ट करते हो और फिर आप किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो आप लोग यूला के थ्रू ही पॉसिबली कर सकते हो। दैट यू कैन डन ओनली विद द हेल्प ऑफ यूला, ठीक है। मतलब वो जो आपके सामने एग्रीमेंट टाइप का आता है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, कई बार ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें पॉइंट वाइज एग्रीमेंट्स दे रखे होते हैं, जिसमें पैराग्राफ में एग्रीमेंट्स दे रखे होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है पैराग्राफ में एग्रीमेंट। तो वहां पर दो टर्म्स आपको दिखाई देते हैं, एक दिखाई देता है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और एक दिखाई देता है डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें जो पॉइंट आपका आता है वो आप नेक्स्ट करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट करके आप जैसे नेक्स्ट आगे आप बढ़ाओगे वो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आई एक्सेप्ट यहां करने का मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जी हाँ, ये एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप में, यानी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसमें और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं, मुझे तो लगता है शायद ये नॉर्मली होता होगा कि लोग इसे पढ़ते नहीं है। इसे कोई भी नहीं पढ़ता, बहुत ही कम लोग होंगे जो इसे पढ़ते होंगे। बस खाली आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट किया और नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। तो ये आपका कहलाता है क्या, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड यूला। वो आपका यूला कहलाता है, जो कि एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑथर और, या तो कहा जाए पब्लिशर, ये किसके बीच में होता है, ऑथर या फिर पब्लिशर और यूजर के बीच में एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका ये, ठीक है। दैट इज योर यूला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड
एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, वो आपका होता है यूला एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज यूला, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो उस पर्सन के बीच में, मतलब जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है और जिसका जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये दिखाया जाता है यूला के थ्रू, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू। एक तरह का एग्रीमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चा लोग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किए थे। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे, अब हम लोग के पार्ट, जैसे आप लोग जानते हो कि हर एक में मैंने एक एमसीक्यू रखा है, तो इसमें भी एमसीक्यू है, बिल्कुल है एमसीक्यू, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। लेकिन उससे पहले जरा कुछ सर्टेन लिस्ट देख लो आप लोग सॉफ्टवेयर्स की। तो सर्टेन ये कुछ लिस्ट है आप लोग की सॉफ्टवेयर की, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है आप लोग का, ठीक है। अब इसमें मैंने अलग अलग करके, मतलब जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, उनको भी तोड़ दिया है एग्जाम्पल्स को। जैसे अगर हम लोग विंडोज 10 और विंडोज 8 की बात करना स्टार्ट करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। आप सभी लोग जानते हो iOS किस कंपनी का है आपका, वो आपका एप्पल कॉर्पोरेशन का है। और साथ साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि iOS आपका आईफोन का है, यानी आईफोन जो होता है उस आईफोन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं iOS नाम के सॉफ्टवेयर का। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों के तीनों आपके वर्कआउट करते हैं किसमें, ट्रांसलेटर में आपके वर्कआउट करते हैं, ट्रांसलेटर में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका किसका पार्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही आपका ये पार्ट होता है, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हम लोगों ने इस जगह पे यहां पर रखे हैं, ठीक है। अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बच्चा लोग एक एग्जांपल नहीं, सैकड़ों एग्जांपल हैं, ठीक है। अब जैसे मोजिला फायरफॉक्स, तो जैसे आप जानते हैं वेब ब्राउजर होता है। जूम, जिसपे हम लोग क्लासेस करते हैं, क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, क्लासेस होती हैं, हम लोग क्लासेस करते हैं जिसपे। उसके अलावा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस तो एप्लीकेशन सूट भी होता है हमारा एक तरह का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया एप्लीकेशन सूट आपका होती क्या चीज है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एमएस ऑफिस में कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है आप लोग का, ठीक है। एप्लीकेशन सूट में क्या होता है, जिसमें एक ही ट्रेड, मतलब एक ही तरह के सॉफ्टवेयर नहीं होते, अलग अलग तरह के कई सॉफ्टवेयर एक ही बंडल में आपके होते, तो वो एप्लीकेशन सूट कहलाता है। तो जैसे एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ग्रू, इन्फोपाथ, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, वीजियो, ठीक है, कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से एडोब रीडर, जो कि पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए, एडोब फोटोशॉप जो कि फोटोज को एडिट करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, एक्रोबैट रीडर भी सेम काम करता है जो एडोब रीडर करता है आपका। अच्छा, ऑटो कैड की अगर बात की जाए तो कैड और कैम फील्ड्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटो कैड का। इसमें सिविल की डिजाइनिंग हो सकती है, उसके अलावा मतलब सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हर तरह की डिजाइनिंग आपकी ऑटो कैड में की जा सकती है। और ऑटो कैड ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस नहीं है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड, लेकिन ये एक आउटपुट डिवाइसेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वो आउटपुट डिवाइस है आपका प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर में क्या होता है कि आपको जो डिजाइनिंग चाहिए होती है वो काफी बेहतर क्वालिटी में चाहिए होती है। तो काफी बेहतर क्वालिटी में जो डिजाइनिंग करता है, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, वो आपका नॉर्मली ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसमें सिविल से रिलेटेड डिजाइनिंग हो सकती है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ठीक है, और भी कई तरह से रिलेटेड हम लोग की डिजाइनिंग की जा सकती है। इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं उसके लिए। खैर, तो उसके बाद फिर आपका आता है कोरल ड्रॉ के बाद एनीडेस्क, अल्ट्रा व्यूअर, मतलब और भी सर्टेन हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एनीडेस्क को अल्ट्रा व्यूअर में आपको बता दूं, जिसके थ्रू आप सिस्टम सपोर्ट पे ले सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए कहीं और दूर सिस्टम है किसी पर्सन का, या जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, उसका सिस्टम मैं सपोर्ट पे लेना चाहता हूं, तो सपोर्ट पे लेने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे इस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर एनीडेस्क एंड अल्ट्रा व्यूअर। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिस्ट हुए। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, जैसे अवास्ट और नॉर्टन हो गया, ये तो आप लोग जानते हो कि ये हमारा एक तरह का एंटीवायरस का एग्जांपल हो गया। डिवाइस ड्राइवर हमारा इसका एग्जांपल होता है। डिवाइस ड्राइवर जैसे एक्सटर्नल कोई डिवाइस हमारा अगर अटैच करनी है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर या स्कैनर, तो उसके लिए हम लोग सर्टेन एक तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्या, डिवाइस ड्राइवर। सी क्लीनर की अगर बात की जाए तो क्लीनिंग के लिए हम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विनरार और 7-zip जो होता है वो हमारा
कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है, कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है आपका। डिस्क चेकर की अगर बात की जाए तो डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, ठीक है, स्कैन डिस्क, ये सब एग्जांपल है किसके, डिस्क चेकर के एग्जांपल है। अब इन सब का भी अपना अलग अलग रोल है। डिस्क फ्रेगमेंटर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्या चीज होती है। इसके बाद आपका आता है बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है, और डिबगर्स। ये सब के सब आपके एग्जाम्पल किसमें आ रहे हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो भाई अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो सिस्टम एप्लीकेशन और यूटिलिटी में आप लोग को एक बेसिक डिफरेंस देखने को या सुनने को या समझ में अगर आया हो आप लोग को, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एक कंपलसरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका विंडोज 10, विंडोज 8, iOS हो गया, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यूजर की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया गया जो सॉफ्टवेयर होता है तो वो आपका एप्लीकेशन। और यूटिलिटी की अगर आप बात करें तो आप खुद भी देख सकते हैं भैया, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज या इनहांस करने के लिए हम लोग ज्यादातर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं MCQ के बारे में। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग हर सेशन में रखते हैं, तो इस सेशन में रखना लाजमी है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है ये कि fill in the blanks is software that is free to use, unlike commercial software it does not require any payment or licensing fee, यानी कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। और शायद मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, बहुत कॉमन सा एक टर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रीवेयर, दैट इज कॉल्ड फ्रीवेयर। और ऑप्शंस भी बहुत आसान है क्योंकि शेयरवेयर, ट्रायलवेयर, नेगवेयर होते तो सबके सब तीनों के तीनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। डैश सॉफ्टवेयर है कि उपयोग करने के लिए निशुल्क इनका उपयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर के विपरीत इसे किसी भुगतान या लाइसेंस शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब लाइसेंस फी की जरूरत नहीं होती, दैट इज योर फ्रीवेयर। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता है। तो भाई इनमें से अब देखा जाए तो भाई इनमें से कौन सा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भैया बचा क्या, वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड की अगर बात कर लें तो हमारा वर्ड प्रोसेसर, या फिर ओपन ऑफिस में भी अगर हम लोग बात करें या लिबर ऑफिस में भी बात करें तो लिबर वर्ड होता है आप लोग का, लिबर वर्ड होता है आप लोग का, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सर्टेन कई एग्जांपल्स है, तो वो वर्ड प्रोसेसर आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट, इनमें से कौन सा एक प्रोसेस का स्टेट नहीं है। फ्रेंड्स प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस में पर्टिकुलरली हमारा कोई भी पार्ट चलता है जिसमें स्टार्टिंग होती है, इनिशिएशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। इसमें जो पार्ट नहीं होता है वो होता है ब्लॉक्ड का, ब्लॉक नहीं होता है इसके अंदर, मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो प्रोसेस स्टेट में आपका ब्लॉक्ड पार्ट नहीं आता, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस स्टेट, ये आपका प्रोसेस स्टेट कहलाता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट, तो भैया ब्लॉक्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डैश रिफर टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटीज और एडिंग स्पीकर्स और मॉडेम्स एक्सेट्रा, मुख्य मेमोरी को बढ़ाने, मतलब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई एक सिस्टम है आपको और उस सिस्टम को और बेहतर अगर आपको बनाना है तो इनमें से किन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल, यानी किस टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे जो टर्म आएगा वो आपका आएगा अपग्रेड्स, दैट इज कॉल्ड अपग्रेड्स। ये हालांकि मुझे OS में बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन मैं आप लोग को यहीं पे बता दे रहा हूं। देखो भाई अब दो तरह के वर्ड्स आते हैं, एक आता है अपग्रेड और एक आता है अपडेट, ठीक है। अपग्रेड की अगर बात की जाए तो जैसे अगर एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल रख लो, विंडोज 8 है, विंडोज 8 से विंडोज 10 बना, तो विंडोज 8 से जो विंडोज 10 आप लोग का बना है, विंडोज 8 से विंडोज 10 जो आप लोग का बना है, ये आपका कहलाता है अपग्रेडेशन के लिए, दैट इज डन फॉर द अपग्रेडेशन, अपग्रेड करना। विंडोज 8 से विंडोज 10 में ये आपका कन्वर्ट हुआ, यानी एक वर्जन से दूसरे वर्जन में ये जंप किया, चेंज हुआ, ठीक है, दैट इज अपग्रेड, दैट इज अपग्रेडेशन। अच्छा अपडेट में क्या होता है कि विंडोज 8 में ही किसी भी तरह का कोई चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड अपडेट, वो आपका कहलाता है अपडेट। विंडोज 8 में ही किसी भी तरह का कोई चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड अपडेट। और विंडोज 8 से विंडोज 10 में आपका वर्जन चेंज हुआ, यानी कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जब चेंज होता है दैट इज कॉल्ड अपग्रेड, और उसी वर्जन में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है दैट इज कॉल्ड अपडेट, वो आपका कहलाता है क्या, अपडेट, और एक कहलाता है क्या, अपग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अपग्रेड और अपडेट के बीच में बेसिक डिफरेंस ये होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक और एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। एंड्रॉयड की अगर बात की जाए तो एंड्रॉयड 10 आ रहा था, एंड्रॉयड क्यू बोल दो या एंड्रॉयड 10 बोल दो, ठीक है। अब क्या आने लगा है, एंड्रॉयड 11, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है अपग्रेड, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अपडेट की अगर बात करें तो अपडेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि विंडोज 8 में ही अगर किसी भी तरह का कोई चेंज हो, मतलब विंडोज 8 में ही हमने कोई चेंज किया विद इन अ वर्जन, तो वो अपडेट होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बंडल्ड इनटू अ सिंगल पैकेज इज कॉल्ड। भैया मैं केवल एक नाम लूंगा, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, ठीक है। ये एमएस ऑफिस लिखा ना मैंने, अब यहां पर शायद आप लोग खुद ही समझ जाओगे आंसर क्या होगा। दैट इज और सॉफ्टवेयर सूट कॉम्बिनेशन। सॉफ्टवेयर कोई चीज नहीं होती, स्पेशल पैकेज हो सकता है। और सॉफ्टवेयर कलेक्शन अगर एक तरह से बोला जाए तो ऑप्शन भी बहुत आसान है इसके अंदर, ऑप्शंस तो बहुत ही ज्यादा आसान देके रखे गए हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सूट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट या कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो आंसर लग रहा है हमें सही, वो सॉफ्टवेयर सूट ही लग रहा है, बी वाला। चलिए भाई, तो फ्रेंड्स जैसा मैं अभी तक डिस्कशन आप लोगों से कर रहा था, ये मैंने आप लोग को बताया कुछ एमसीक्यूज, मैंने बताया ना कि हम लोग 5-5 एमसीक्यूज देके चलते हैं, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, सॉफ्टवेयर 2.0 को। और जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सॉफ्टवेयर 3.0 भी आएगा, ठीक है। उसमें फिर हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टर्म्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के शॉर्टकट कीज के बारे में, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो शायद हम लोग जानकारी ना रखते हो, ठीक है। तो केवल अवेयरनेस के पार्ट पे होगा, हम लोग टेक्निकल नहीं जाने वाले हैं कि हम लोग बीटेक लेवल का पढ़ने लगेंगे सॉफ्टवेयर में, हम लोग कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कर्नल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, शेल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। हम केवल उतनी चीजें पढ़ेंगे जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। सॉफ्टवेयर 2.0 में, सॉफ्टवेयर 3.0 में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फिर वापस आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।